So let's start the first aid topic. So सबसे पहले introduction of first aid. What is first aid and why it is required? What is first aid and why it is required? नाम से देखो clear है आपका. This is first aid, right? मतलब first responder किसी भी unwanted incident के बाद जहां पर कि कोई physical harm है किसी person को, जो victim है, जो आप बोलिए कि वहां पे आपका जिससे प्रॉब्लम हुई है, तो जब कोई फर्स्ट रिस्पॉन्डर पर्सन होगा जो बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट करेगा, बेसिक एकदम, वो कहलाता है फर्स्ट एड. सो फर्स्ट एड इज द फर्स्ट एंड इमीडिएट असिस्टेंस गिवन टू एनी पर्सन विथ ईदर अ माइनर और सीरियस इलनेस और इंजरी. ठीक है, माइनर इंजरी हो सकता है या सीरियस इलनेस या इंजरी हो सकता है. तो जो पहला होगा फर्स्ट एंड इमीडिएट असिस्टेंस, वो कहलाता है फर्स्ट एड. ठीक है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप जानते हैं. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? विद द करेक्ट फर्स्ट एड ट्रेनिंग एनीवन कुड इन द शॉर्ट टर्म अंटिल द अराइवल ऑफ द इमरजेंसी सर्विसेज सेव अ लाइफ. फर्स्ट एड जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जब तक एक्चुअल ट्रीटमेंट या इमरजेंसी सर्विस ना पहुंचे और किसी को अगर सही से फर्स्ट एड दे दिया गया तो आप उसकी लाइफ भी बचा सकते हो, जो आप जानते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट. करेक्ट? सो दैट इज व्हाई फर्स्ट एड इज रिक्वायर्ड. नाउ रीड द क्वेश्चन and try to answer this question. Define first aid. Yeah, simple. What is first aid? These are the options. So read the options and try to answer it. Okay, so most of you people are answering B. अभी आपको मैंने बताया फर्स्ट एड क्या होता है. करेक्ट? So answer for this question is B. So it is the first and immediate assistance given to any person with either a minor or serious illness or injury. जो एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने आपको बताया था. ये नहीं हो सकता क्योंकि ये विथ ओनली सीरियस इंजरी लिखा हुआ है, तो ये गलत है. ओनली नहीं होना चाहिए. ठीक है, बाकी सारा चीज जो है वो डेफिनेशन अलग दूसरी चीज का लिखा हुआ है. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट? बी, जो कि आपको यहाँ पे दिखा हुआ है. नाउ व्हाट इज द एम ऑफ द फर्स्ट एड? सो फर्स्ट एम इज टू प्रिजर्व लाइफ, देन प्रिवेंट द सिचुएशन फ्रॉम गेटिंग वर्स एंड देन प्रमोट रिकवरी. ठीक है, एक और मैं पढ़ देता हूँ. कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं लिखी हुई है, जो आप जानते हो एक्चुअली वही चीज लिखा हुआ है लैंग्वेज में, बट स्टिल मैं एक बार पढ़ देता हूँ. सो एम इज टू प्रिजर्व लाइफ. फर्स्ट एडर मे इनएडवर्टेंटली पुट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन डेंजर एंड सब्सिक्वेंटली be another casualty for the emergency services to deal with. So one must take a moment to assess the situation and ensure that there is no threat to him her before she steps in to aid the casualty. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट? पहला एम है फर्स्ट एड का लाइफ को बचाना. तो एक आदमी जिसे ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, उसके बाद कोई होगा जो उसकी हेल्प करना चाहे, लेकिन वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आदमी जो हेल्प करने के लिए जाए वो ये इंश्योर कर ले कि अब वहां पे डेंजर अवेलेबल नहीं. ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बचाने गया आदमी वो खुद को अपने आप को, स्क्रीन दिख तो रहा है, आप एक बार वापस कनेक्ट कीजिए, आपको दिख जाएगा, क्योंकि बाकी सारे लोगों को स्क्रीन दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है. ठीक है, सो क्या बताया मैंने कि फर्स्ट एड करने के पहले ये बात इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि जो भी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने जा रहा है वो अपने आप को सेफ रखे. ऐसा ना हो कि अपने किसी दूसरे को हेल्प करने के चक्कर में खुद को भी प्रॉब्लम में डाले. ओके, सो दैट इज द प्राइम मोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एम अगर बात करें फर्स्ट एड का, तो लाइफ को प्रिजर्व करना है, एक्स्ट्रा लाइफ को और डेंजर में नहीं डालना है. प्रिवेंट द सिचुएशन फ्रॉम गेटिंग वर्स. वन मस्ट ट्राई टू प्रिवेंट द सिचुएशन from becoming worse by removing any obvious dangers such as stopping traffic, clearing people, जो भी सारी चीजें होती है. Also act as quickly as you can to stop the casualty condition from worsening. कहने का मतलब क्या है कि दो चीज बताया. पहला कि कोई अगर हेल्प करने जा रहा है तो वो ये इंश्योर कर ले कि वहां पे और कोई प्रॉब्लम, डेंजर एग्जिस्ट नहीं करता है, ताकि अपने आप को सेफ रखें. और एट द सेम टाइम दूसरा चीज ये है कि अगर वहां पे कोई डेंजरस सिचुएशन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ट्राई कीजिए कि उस डेंजरस सिचुएशन को खत्म किया जाए या फिर उस पर्सन को वहां से उठा के किसी दूसरी जगह पे ले जाया जाए. करेक्ट है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए किसी का मान लो कि चोट लग गया, छिल गया,
और वहीं पे अगर वो है और एक कोई और बड़ा सा पत्थर आके गिर जाए और ज्यादा चोट लग जाए, ऐसा नहीं है ना। तो पहली बात तो लाइफ बचाना है, दूसरी बात की सिचुएशन और ज्यादा खराब ना हो, इसका भी ट्राई करना है। एंड देन टू प्रमोट रिकवरी, कहने का मतलब है कि जिसे जो विक्टिम है, जिसे कुछ हुआ, चोट लगी या कुछ भी हुआ, तो उसको रिकवर करना है, उसको उस प्रॉब्लम से दूर करना है। करेक्ट। द प्रायोरिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने क्वेश्चन बनाया इसके ऊपर कि ट्रीटमेंट, और ये सब आप समझना, देखो बेसिक से समझिएगा आप, तो आपको ना फर्स्ट से डिफिकल्ट नहीं, लेकिन अगर आप नहीं समझोगे तो फिर आपको डिफिकल्ट लगने लगता है। द प्रायोरिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन है जिसे कुछ प्रॉब्लम हुई है और आप फर्स्ट एड देना चाह रहे हो उस पर्सन को, तो आपकी प्रायोरिटी ट्रीटमेंट में क्या होना चाहिए, मतलब पहले आप क्या देखोगे, फिर आप क्या देखोगे, फिर आप क्या देखोगे, एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना, ताकि जो सबसे सीरियस सिचुएशन है उसके ऊपर सबसे पहले ध्यान दिया जाए, और जो जिसके मतलब जिस सिचुएशन के साथ थोड़ी देर के बाद ही आप डील कर सकते हो, उसको थोड़ा प्रायोरिटी में नीचे रखना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल बताता हूं, एक आदमी जिसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और उसका मान लो कि बोन भी टूट गया है, तो पहले आप बोन, उसके टूटे हुए बोन का ट्रीटमेंट करोगे कि पहले वो सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है उसका ट्रीटमेंट करोगे। तो ऑफ कोर्स जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है उसका ट्रीटमेंट पहले करोगे। क्यों? क्योंकि जब सांस लेने का प्रॉब्लम ठीक करोगे तब वो जिंदा रहेगा, उसके बाद उसके बोन को ठीक किया जा सकता है। सो दैट इज वाई ट्रीटमेंट की प्रायोरिटी बहुत ही फिक्स होनी चाहिए। जो सबसे क्रिटिकल जो सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम है किसी भी विक्टिम को, उसको सबसे ऊपर सबसे पहले ध्यान देना है, और जिसको थोड़ा वेट कर सकते हैं उसको बाद में देना। ठीक है ना। तो ये पूरी स्लाइड में यही बताया हुआ है कि व्हाट शुड बी द प्रायोरिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, राइट। तो दो चीजें लिखी हुई है, प्राइमरी सर्वे एंड सेकेंडरी सर्वे। सर्वे मतलब जब आप उसको देख रहे हो, कहां कहां चोट लगी है, कहां चोट नहीं लगी है, मतलब इस तरह की चीजें जब आप उसके ऊपर ऑब्जर्व करते हो तो उसका नाम दिया गया है सर्वे। तो प्राइमरी सर्वे क्या है? प्राइमरी सर्वे है कि एयरवे को आपको क्लियर करना है या उसकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम को दूर करना है। मेक श्योर द कैजुअलिटीज एयरवे इज क्लियर। आपको पता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, सांस लेना है भाई, सांस लेगा तभी तो जिंदा रह पाएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि वो सांस ले। डू दिस बाय जेंटली टिपिंग देयर हेड बैक सो दैट द फ्रंट ऑफ द थ्रोट इज एक्सटेंडेड। मतलब आप बस ये याद रखो कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका एयरवे जो है जहां से सांस लेता है वो क्लियर होना चाहिए। चेक इफ दे आर ब्रीदिंग नॉर्मली, चेक कीजिए क्या वो नॉर्मली ब्रीथ कर रहा है। करेक्ट। और ये सारी चीजें लिखी हुई है, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। यू कैन डू दिस बाय प्लेसिंग द बैक ऑफ योर हैंड नियर नोज एंड माउथ, ये सब नहीं पूछा जाएगा। यू आर लुकिंग फॉर अबाउट 2 ब्रीथ्स एवरी 10 सेकेंड, मतलब कम से कम आप उसका कोई सांस ले रहा है तब बहुत स्लो सांस ले रहा है, बोलते ना कि पल्स जो है बहुत एकदम कम हो गया है या पल्स नॉर्मल चल रहा है, तो सांस जो होना चाहिए अगर वो ठीक ठाक सांस ले रहा है, ये कैसे इंश्योर होगा? हर 10 सेकंड में मिनिमम वो 2 बार ब्रीथ कर रहा है। इफ द कैजुअलिटी इज ब्रीदिंग देन देयर हार्ट इज वर्किंग, व्हिच मींस ब्लड इज बीइंग सर्कुलेटेड अराउंड देयर बॉडी। ठीक है ना। तो मतलब ध्यान क्या रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है यहाँ पे, एयरवे को क्लियर करना है ताकि जो विक्टिम है वो ब्रीथ करता रहे। सेकेंडरी सर्वे, अब ये पहला सर्वे आपने कर लिया कि हाँ आदमी जो है ब्रीथ ब्रीथ कर रहा है, जिंदा है। Once you're certified that the casualty is breathing normally, the second thing to do is to make sure to treat any bleeding. मतलब सबसे पहला काम क्या था कि वो सांस ले। दूसरा इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान रखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है, देन यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। नंबर 1, यू हैव टू इंश्योर दैट द पर्सन इज ब्रीदिंग। नंबर 2, दूसरा चीज क्या है कि कोई भी ब्लीडिंग ना हो। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा तो ऑफकोर्स फिर से वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में चला जाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा। ओके। सो सेकेंडरी सर्वे क्या है? ब्रीदिंग आपने कर लिया, उसके बाद ब्लीडिंग आपको देखना है। दिस इज टू स्टेम एनी ब्लड लॉस एंड टू इंश्योर देयर इज स्पीडी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द कैजुअलिटीज वाइटल ऑर्गन। इफ देयर इज नो ब्लीडिंग और यू हैव डेल्ट विद एनी कट्स, द नेक्स्ट प्रायोरिटी शुड बी ब्रोकन बोन्स। ठीक है ना। तो क्लियर है यहाँ पे। अगर आप फर्स्ट मान लो किसी पर्सन के पास गए और वो अनकॉन्शियस है, आपको पता नहीं चल रहा है कि उसको क्या हुआ है, सबसे पहला काम आप क्या करोगे? ये इंश्योर करोगे कि वो सांस ले रहा है। आपने देख लिया कि हाँ ये पर्सन सांस ले रहा है, मतलब ये जिंदा है। तो फिर आप देखोगे कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको ट्राई करना है कि उसकी ब्लीडिंग को रोकना है। ठीक है। ब्लीडिंग भी अगर नहीं हो रहा है, फिर आप चेक करोगे कहीं उसका बोन तो नहीं टूटा, है ना। तो ये सब प्रायोरिटी बहुत क्लियर है।
और इसी प्रायोरिटी को हम लोग प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे बोलते हैं। क्लियर? याद रखना है, पहले ब्रीदिंग, उसके बाद ब्लीडिंग और उसके बाद बोन्स। क्वेश्चन नंबर 2, read it and try to answer it. The top priority in first aid is to stop bleeding, to repair fractured bones, to clear airway, to stop further cardiac arrest, to talk with victim. So what should be the top priority in the first aid? Okay, so most of you people have answered C, which is the correct answer. So the top priority for first aid is to clear airway, ताकि आप देख पाओ कि वो आदमी सांस ले रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो आदमी सांस ले। Correct? Now read the third question and try to answer it. The survey of victim in case of first aid should be done to ensure following in the order. जो सर्वे करेंगे उसमें इस ऑर्डर में इंश्योर करना है उस पर्सन का। एयरवे, उसके बाद ब्रीदिंग, उसके बाद ब्रीदिंग, उसके बाद बोन्स। एयरवे, ब्रीदिंग, ब्लीडिंग, बोन्स, ब्लीडिंग, एयरवे, ब्रीदिंग, बोन्स, और इस तरह के 5 ऑप्शन आपके पास लिखे हुए। सो आपको बताना है कि जब भी आप सर्वे करोगे, कोई विक्टिम है, फर्स्ट एड के लिए अगर आपने स्टार्ट किया, सो यू हैव टू इंश्योर किस ऑर्डर में क्या देखना है। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू पीपल हैव आंसर्ड बी, एंड विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैंने आपको बता दिया सबसे पहले इंश्योर करना है कि वो आदमी सांस ले रहा है, उसके बाद इंश्योर करना है कि उसको ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही है, और उसके बाद फिर देखना है कहीं बोन टूटा है कि बोन नहीं टूटा है, उसके ऊपर आप बात करोगे। करेक्ट? अब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग हर्ट रिलेटेड जो भी चीजें है ना उसको देख रहे हैं। हाउ टू नो क्या है? हाउ टू नो वेदर द इंजर्ड पर्सन हैज नेक इंजरी, स्पाइनल इंजरी बिफोर हेड टिल्ट। ये बीच में पूछने का क्या मतलब है? जब पढ़ रहे हैं हम लोग तो ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स एक एक करके पढ़ेंगे, राइट? सो मैं क्या बता रहा हूं कि यहां से हम सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हर्ट के ऊपर, बिकॉज हर्ट आपको पता है कि सबसे ज्यादा क्रिटिकल ऑर्गन है। अगर हर्ट काम नहीं करेगा फिर तो किसी भी आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। सो दैट इज वाई हमें ये देखना है हर्ट से रिलेटेड। और इनफैक्ट जब आज की आप बात करो, जो नॉर्मल लाइफ की आप बात करो, तो हर्ट रिलेटेड डिजीजेस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंस भी बताऊंगा मैं, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। तो हार्ट अटैक क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे सबसे पहले आप देख लीजिए, हार्ट अटैक मींस सर्कुलेशन इशू, सडन कार्डियक अरेस्ट मींस इलेक्ट्रिकल इशू। ठीक है, 2 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हार्ट अटैक मींस सर्कुलेशन इशू, क्या अभी पढ़ेंगे। सडन कार्डियक अरेस्ट मींस इलेक्ट्रिकल इशू। So what is the cause of heart attack? Blocked blood supply to the heart. ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो गया, क्योंकि आपको पता है हार्ट के थ्रू ही बाकी सारे बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड जाता है। सो अगर कहीं पे ब्लड सप्लाई का ब्लॉकेज हो गया, सो दैट विल कॉज हार्ट अटैक। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट? एबनॉर्मल हार्ट रिदम कॉल्ड वेंटिकुलर फिब्रिलिएशन। एबनॉर्मल हार्ट रिदम कहने का मतलब है हार्ट जो आपका जो बीट करता है ना, इसका एक पार्टिकुलर रिदम होता है। रिदम कहने का क्या मतलब है कि हर, आपको पता है 1 मिनट में 72 टाइम्स ऑलमोस्ट हार्ट बीट करता है। तो जब इसका ग्राफ होता है ना, मतलब रिदम होता है, कहने का मतलब है कि जो गैप है 2 बीट के बीच में वो फिक्स होता है ना, इरेगुलर नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। मतलब मान लो कि 0.45 सेकंड का डिफरेंस है, तो 0.45 0.45 0.45 0.45 हर बीट के बीच में इतना ही डिफरेंस होना चाहिए। अगर हार्ट का रिदम एबनॉर्मल हो गया, कहने का मतलब एक बार हार्ट बीट दूसरे के साथ डिफरेंस 0.45 सेकंड का है, अगला 1 सेकंड के बाद है, अगला 0.3 सेकंड के बाद है, 0.2, मतलब हार्ट बीट इज एबनॉर्मल, देन उस केस में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। बहुत ही बेसिक डिफरेंस है।
एक्चुअली इन जनरल लोग क्या करते हैं ना, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को सेम बोलते हैं कि जो हार्ट अटैक है वही कार्डियक अरेस्ट है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, हार्ट अटैक इज डिफरेंट, कार्डियक अरेस्ट इज डिफरेंट। ठीक है ना। हार्ट अटैक कहने का मतलब है ब्लड सप्लाई का ब्लॉकेज हो गया, कार्डियक अरेस्ट कहने का मतलब है कि जो हार्ट का रिदम है वो अलग हो गया। वार्निंग साइन क्या है? हार्ट अटैक के केस में वार्निंग साइन होता है चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नोजिया एंड स्वेटिंग। ठीक है, क्लियर है? कार्डियक अरेस्ट इज वेरी वेरी रिस्की बिकॉज इट डू नॉट शो एनी वार्निंग। कार्डियक अरेस्ट के केस में कोई वार्निंग नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए किसी प्रॉब्लम, किसी आदमी को कुछ पेन हुआ, उसने अपना हार्ट पकड़ा और फेंट हो गया, मतलब हार्ट अटैक आया होगा। और एक आदमी ऐसे ही खड़ा था, एकाएक फेंट हो गया, मतलब उसको कार्डियक अरेस्ट आया होगा। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच। विक्टिम रिस्पॉन्स यूजुअली रिमेन्स अवेक एंड एबल टू टॉक। अगर हार्ट अटैक आता है तो आदमी जो है वो जागा होता है और बात भी कर पाता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट के सेंस में लूज कंसियसनेस और इज फाउंड अनकंसियस, बेहोश हो जाएगा, कुछ नहीं बोल पाएगा, आंखें बंद हो जाएगी। मे बी फाउंड गैस्पिंग फॉर एयर, मतलब उसको ज्यादा ज्यादा सांस, ऐसा हो सकता है कि सांस के लिए वो कर सकता है, ऐसा लगे जैसे सांस नहीं ले पा रहा है। तो ये किस केस में होगा? कार्डियक अरेस्ट के केस में। हार्ट अटैक के केस में क्या होगा? विक्टिम जागा रहता है। रिस्क ऑफ डेथ, मेनी सर्वाइव विथ अर्ली एंड अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। हार्ट अटैक के केस में लोग सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन कार्डियक अरेस्ट कैन अकर विद इन मिनट्स एंड विदाउट। इसमें क्या होता है? एईडी एक होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वहां पे शॉक देना पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल इशू कारण ऐसा होता है, तो एईडी से शॉक दिया जाता है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट के सेंस। क्या करना है आपको? ऑफ कोर्स 112 मतलब इमरजेंसी को कॉल करना है। हैव विक्टिम च्यू एन एस्पिरिन टैबलेट, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी मैंने बताया इस बात को कि विक्टिम को एस्पिरिन का टैबलेट च्यू कराना है, एस्पिरिन का टैबलेट च्यू कराना है। डू नॉट ऑफर इफ एलर्जिक टू एस्पिरिन और एलर्जी स्टेटस अननोन। कहने का मतलब है कि अगर एलर्जी है तो इतना पता नहीं चल पाता है, बट ये है कि एस्पिरिन का टैबलेट को च्यू करा सकते हैं कि विक्टिम काम अंटिल इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज अराइव। और कार्डियक अरेस्ट केस में सबसे पहले आपको 112 इमरजेंसी को कॉल करना है, सीपीआर अभी पढ़ेंगे करना है, और एईडी को यूज करना है, जो आपका क्या करता है? जो आपका इलेक्ट्रिकल शॉक देता है। ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसका? कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक का। इसको जानना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ एग्जाम पर्पज से नहीं, एज सच ये सारी चीजें जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, दिस इज एज सच वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो। सबको ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबको ये जानना बहुत जरूरी है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में मैंने अलग अलग स्लाइड बना दिया है। हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। हार्ट अटैक, तो आपको मैंने बता दिया, अ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल। ब्लॉकेज होता है ब्लड मतलब ब्लड फ्लो का। ए हार्ट अटैक इज अ मेडिकल इमरजेंसी। ए हार्ट अटैक यूजुअली अकर्स व्हेन अ ब्लड क्लॉट ब्लॉक्स द ब्लड फ्लो टू द हार्ट। विदाउट ब्लड टिश्यू लूजेज ऑक्सीजन एंड डाइज। सही बात है। अगर ब्लड जो है सर्कुलेट नहीं हो पाएगा तो मतलब ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हो पाएगा तो भाई सीधी सी बात है, टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी नहीं कर पाएगा। सिम्टम्स, टाइटनेस और पेन इन चेस्ट है, नेक, बैक और आर्म, एज वेल एज फटीग, लाइट हेडनेस मतलब हल्का फील होने लगता है, एबनॉर्मल हार्ट बीट एंड एंजाइटी। ट्रीटमेंट रेंजेस फ्रॉम, हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट क्या होता है? लाइफस्टाइल चेंजेस, आज आपको पता है सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, लोग बैठे रहते हैं, तो लाइफस्टाइल चेंजेस, कार्डियक रिहेबिलिटेशन टू मेडिकेशन, स्टेंट एंड बाईपास सर्जरी। स्टेंट एंड बाईपास सर्जरी ये सब मेडिकल टर्म है, ऑफ कोर्स आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। सो ये सारे जो है वो किसके बारे में है? हार्ट अटैक के बारे में। ठीक है, जो बता दिया ना वही चीज। द मेजर सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक आर, क्या क्या सिम्टम है? चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, आपको बताया हार्ट अटैक में सिम्टम मिलता है। मोस्ट हार्ट अटैक इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट that lasts for more than a few minutes or that goes away and comes back. The discomfort can feel like uncomfortable pressure, squeezing, fullness or pain. ठीक है। फीलिंग वीक, लाइट हेडेड और फेंट हो सकता है। पेन और डिस्कम्फर्ट इन जॉज, नेक और बैक। पेन और डिस्कम्फर्ट इन वन और बोथ आर्म्स और शोल्डर्स। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। जो डायग्राम बताया था ना उसी को थोड़ा सा एलिबरेट किया। हार्ट अटैक के केस में फर्स्ट एड का क्या क्या करना पड़ेगा?
सबसे पहले तो इमरजेंसी कॉल करना है। ये अच्छा कहीं पे मैंने क्वेश्चन ग्रुप में ही सॉल्व किया था। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको इमरजेंसी रिस्पांस टीम को बुलाना है। क्यों? अगर आप खुद से लग गए, बिना किसी को कॉल किए खुद से लग गए, तो आप ही अकेले होगे जो उसकी हेल्प करते रहोगे। लेकिन अगर आपने सबसे पहले कॉल कर दिया, फॉर एग्जांपल 1 मिनट या 30 सेकंड आपको लगा कॉल करने में, तो आप तो उसके जस्ट बाद आप हेल्प करोगे, साथ ही साथ एक इमरजेंसी टीम भी आ जाएगी जो आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपको जब पता चल गया कि प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको इमरजेंसी रिस्पांस टीम को या इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाना है। इसके लिए सबसे पहले आप 911, आपको पता है यूनिवर्सल नंबर है जिसपे कॉल करना है। च्यू एंड सॉलो एन एस्पिरिन टैबलेट while waiting for emergency help. Aspirin helps keep blood from clotting. एस्पिरिन क्या होता है कि एस्पिरिन ना क्लॉटिंग नहीं होने देता है ब्लड का। इसलिए जिस पिछले वाली स्लाइड में पढ़ा था कि एस्पिरिन, जिसको हार्ट अटैक आया है उसको एस्पिरिन का टैबलेट देना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स पता होना चाहिए कि उसको एस्पिरिन से एलर्जी नहीं है। व्हेन टेकन ड्यूरिंग हार्ट अटैक इट कुड रिड्यूस हार्ट डैमेज। एस्पिरिन जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नाइट्रोग्लिसरीन अगर प्रिस्क्राइब किया हुआ है तो नाइट्रोग्लिसरीन भी ले सकते हैं। Begin CPR if the person is unconscious. If the person is not breathing, begin CPR to keep blood flowing after you call for emergency medical help. सबसे पहले emergency medical help को कॉल करना है, उसके बाद CPR करना है। Push hard and fast on the center of person's chest in fairly rapid rhythm, about 100 to 120 compressions a minute. CPR के अंदर 100 से लेके 120 कंप्रेशन आपको उसके चेस्ट पे देना है। If an automatic external defibrillator AED, बताया था ना आपको, कार्डियक अरेस्ट में मोस्टली यूज होता है। So if an automatic external defibrillator is immediately available and the person is unconscious, follow the device instruction for using it. ठीक है, अगर पर्सन अनकॉन्शियस है तो हो सकता है कि उसको हार्ट अटैक नहीं बल्कि कार्डियक अरेस्ट आया हो, तो उस केस में आपको एईडी यूज करना है। कब? जब वो पर्सन क्या है, अनकॉन्शियस है, बोल नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, मतलब अनकॉन्शियस हो गया। ठीक है ना? Now this is the question. Read the question and try to answer it. बाकी जो है मैं बताऊंगा ऑलरेडी आपको। When fatty substances accumulate on the inner walls of coronary arteries, the condition is called, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, so that is called atherosclerosis. atherosclerosis, ठीक है, that is called atherosclerosis. याद कर लीजिए, इसलिए क्योंकि अगर हो सके, पता नहीं डीजे में पूछ दे तो पता तो होना चाहिए एग्जैक्ट। हो सकता है कि इस तरह की चीजें एक आध क्वेश्चन इधर पूछ सकते हैं, तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है ना? बेसिकली इसको इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है ताकि आप इसको याद कर लीजिए। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट डिजीज इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD. दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बिल्टअप ऑफ फैटी सब्सटेंसेस कॉल्ड प्लेक on the inner wall of oxygen carrying coronary arteries, a condition which is called atherosclerosis. atherosclerosis, ठीक है ना? तो जो फैटी बताया था ना आपको, ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन का ब्लॉकेज हो जाएगा तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो हार्ट अटैक, वो ब्लड सर्कुलेशन, वो जो है क्लॉटिंग क्यों होता है? फैटी सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेक बोलते हैं, PLAQUE, प्लेक। ओके, इसे प्लेक बोलते हैं। एईडी बताया ना, एईडी आपका एक मशीन, समझो कि एक मशीन है। एईडी इज ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, is a machine which is used to give electric shock in case of cardiac arrest. Retrieve AED. Death can occur within minutes without shock from AED. तो AED एक मशीन है जो कार्डियक अरेस्ट के केस में यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल शॉक देता है किसको? पेशेंट को। ठीक है, उसको बोलते हैं एईडी। बस इतना ही याद रखना है। एईडी का यूज कहां होगा? कार्डियक अरेस्ट में। ऑफ कोर्स हार्ट अटैक में भी हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का एग्जैक्ट डिफरेंसेस लोग नहीं जानते हैं, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। सो एईडी इज ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, जिसका काम है इलेक्ट्रिकल शॉक देना किसको? पेशेंट को। ठीक है ना? ताकि वो अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ जाए, मतलब कॉन्शियस हो जाए। ठीक है ना? तो ये आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, प्लेक इज कंपोज्ड ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस। सो ये भी एक अलग सा क्वेश्चन आपको बता दिया। हो सकता है कि पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये सब क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, ताकि क्वेश्चन आपको मैंने बताया, क्वेश्चन के थ्रू भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना?
तो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसको पढ़ेंगे। So answer for this question is D, all of the above। ठीक है, प्लेक इज कंपोज ऑफ फैट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कैल्शियम भी होता है। ये वही फैटी सब्सटेंस या ये सारी चीजें जो ब्लॉक कर देता है, जो ब्लॉक कर देता है ब्लड सर्कुलेशन को, और उसके बाद क्या होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। करेक्ट। नाउ रीड दिस क्वेश्चन। When coronary arteries began to lose their elasticity, the condition is termed। ये सभी को क्या है ना, स्पेसिफिक अलग अलग क्वेश्चन कुछ है जो कि हो सकता है कि डीजे में साथ से पूछ दे, तो एटलीस्ट मैंने ये ट्राई किया है कि आपको एक बार पता रहे, अगर ऐसा पूछा जाए तो एटलीस्ट एक बार आप इसके बारे में जान। बाकी तो एग्जैक्ट देखो जानने की जरूरत एकदम भी नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड आर्टरियोस्क्लेरोसिस, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। When coronary arteries begin to lose their elasticity, the condition is termed as arterio arteriosclerosis, arteriosclerosis। ठीक है, बस इसलिए कि आप एक बार देख लीजिए ताकि अगर पूछा जाए तो एटलीस्ट आपको याद है। नाउ यहां से आप जवाब दे सकते हैं। द मोस्ट कॉमन हार्ट अटैक सिम्टम्स आर crushing pain or discomfort in the chest, shortness of breath, breaking out in cold sweat, all of the above, none of these। So आपको बताना है कि मोस्ट कॉमन हार्ट अटैक सिम्टम्स क्या है, मोस्ट कॉमन हार्ट अटैक सिम्टम्स क्या है। आंसर इज ऑफ कोर्स डी। करेक्ट, ऑल ऑफ दी। राइट, कार्डियक अरेस्ट के बारे में पढ़ लिया है, अलग से स्लाइड बनाया है मैंने। सडन अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन, ब्रीदिंग एंड कॉन्सियसनेस। कार्डियक अरेस्ट में आपको बताया था कि आदमी अनकॉन्शियस हो जाएगा। इन कार्डियक अरेस्ट द हार्ट एब्रप्टली स्टॉप ब्रीदिंग बीटिंग, बताया ही आपको कि बहुत ही इरेगुलर पैटर्न हो जाएगा। विदाउट प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन इट कैन रिजल्ट इन पर्सन्स डेथ। द मेन सिम्टम इज लॉस ऑफ कॉन्सियसनेस एंड अनरेस्पॉन्सिवनेस। दिस मेडिकल इमरजेंसी नीड्स इमीडिएट सीपीआर और यूज ऑफ डिफिब्रिलेटर या एईडी। आपको मैंने बताया इमीडिएट सीपीआर देना पड़ेगा, या अगर एईडी अवेलेबल है तो एईडी देना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्पिटल्स केयर इंक्लूड्स ड्रग्स एंड इम्प्लांटेबल डिवाइस और अदर प्रोसीजर। हॉस्पिटल में तो फिर वो मेडिकल में जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट हो, ठीक है। हम फर्स्ट एड की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये हमारे लिए ज्यादा काम का नहीं है, जो ट्रीटमेंट नॉर्मल ट्रीटमेंट रहेगा वो ट्रीटमेंट होगा। ओके, सो दिस इज कार्डियक अरेस्ट, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी उस वाली स्लाइड में पढ़ लिया था। अब नंबर ऑफ अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन, मेडिकेशन एंड ड्रग्स कैन काउज कार्डियक अरेस्ट इंक्लूडिंग। कार्डियक अरेस्ट होता क्यों है, क्या रीजन है कार्डियक अरेस्ट का। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोई ऐसा डिजीज है, थिकेंड हार्ट मसल, इनलार्ज हार्ट, स्कारिंग फ्रॉम ए प्रायर हार्ट अटैक, इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज, ब्लड वेसल एबनॉर्मलिटीज, हार्ट मेडिकेशंस, रिक्रिएशनल ड्रग यूज, ठीक है। तो एग्जैक्ट एक एक चीज इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बट दीज आर दी रीजंस ऑफ कार्डियक अरेस्ट जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। एग्जाम के लिए तो कुछ नहीं है, बट हाँ ऐसा तो जानना चाहिए इन सारी चीजों को। Signs of sudden cardiac arrest are immediate and drastic and include, what are the signs of cardiac arrest? Sudden collapse बता दिया, no pulse, no breathing, loss of unconsciousness. Sometimes other signs and symptoms occur before death, before sudden cardiac arrest. These might include, कभी कभार हो सके थोड़ा मोड़ा सिम्टम्स मिल सकता है, जिसमें क्या हो सकता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नॉर्मल है ये सब, वीकनेस, फास्ट ब्रीदिंग, ठीक है, पैल्पिटेशन होने लग गया। बट सडन कार्डियक अरेस्ट ऑफन अकर विदाउट नो वार्निंग। तो कार्डियक अरेस्ट इज वेरी वेरी रिस्की, आपको पता, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट के केस में सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। हार्ट अटैक में फिर भी सर्वाइवल के चांसेस
थोड़े होते हैं। ओके, इसी से मिलता जुलता एक और है जिसमें लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। एक तो हो गया हार्ट अटैक, दूसरा हो गया कार्डियक अरेस्ट, एक तीसरा होता है स्ट्रोक। आप ये भी सुनते हैं स्ट्रोक पड़ गया, तो स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रोक इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड ब्रेन अटैक। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखना है कि हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट वाज रिलेटेड टू हार्ट, बट स्ट्रोक इज रिलेटेड टू ब्रेन। स्ट्रोक इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पहली, ठीक है ना, क्लियर? Stroke is related to brain and sometimes it is also called brain attack. जैसे वहां पे हार्ट अटैक बोलते हैं, वैसे यहाँ पे ब्रेन अटैक बोलते हैं। डैमेज टू द ब्रेन फ्रॉम इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई। क्यों होता है? क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रहा है ब्रेन में, तो स्ट्रोक पड़ जाता है। स्ट्रोक मतलब ब्रेन अटैक हो जाता है। इज अ मेडिकल इमरजेंसी, पता ही है ऑफ कोर्स। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक्स इंक्लूड ट्रबल वॉकिंग, speaking and understanding, as well as paralysis or numbness of the face, arm or leg. ठीक है, वॉक करने में ट्रबल होने लगेगा, बोल नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, पैरालिसिस भी हो सकता है, या सुन्न पड़ गया, हाथ पैर लेग कुछ भी सुन्न पड़ गया। अर्ली ट्रीटमेंट विथ मेडिकेशन लाइक टीपीए, क्लॉट बस्टर, कैन मिनिमाइज ब्रेन डैमेज। ठीक है, अदर ट्रीटमेंट फोकस ऑन लिमिटिंग कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रिवेंटिंग एडिशनल स्ट्रोक्स। ठीक है, तो मोस्टली स्ट्रोक के केस में क्या है, फर्स्ट एड बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ब्रेन के ऊपर अटैक पड़ रहा है। मेडिकल ट्रीटमेंट ही पॉसिबल है, जिसके बारे में ज्यादा हम लोग को नहीं जानना है। करेक्ट, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पे क्या हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, स्ट्रोक और हार्ट अटैक में डिफरेंस क्या है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और स्ट्रोक में डिफरेंस क्या है। सो हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट आपको बहुत अच्छे से समझा दिया मैंने। कार्डियक अरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा रिस्की सिचुएशन है, जहां पे कोई भी आपका सिम्टम नहीं मिलेगा, आदमी का एक बेहोश हो जाएगा। हार्ट अटैक में क्या है कि फिर भी हो सकता है कि चेस्ट में पेन हो, आदमी थोड़ा पकड़े फिर गिर जाए तो पता चल जाए कि हार्ट अटैक हुआ है। तो स्ट्रोक क्या होता है कि ये पहली बात तो हार्ट से रिलेटेड नहीं है, ब्रेन से रिलेटेड है, और इसको बोलते हैं ब्रेन अटैक, जिसमें क्या होता है कि ब्लड नहीं पहुंच पाता है कहां तक, ब्रेन तक। ठीक है ना, क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं। और इसी से एक रिलेटेड टॉपिक क्या था, हीट स्ट्रोक, उसके बारे में मैंने यहीं पे बता दिया, क्योंकि हमने पढ़ा हार्ट अटैक, हमने पढ़ा कार्डियक अरेस्ट, हमने पढ़ा स्ट्रोक, और अभी हम पढ़ रहे हैं हीट स्ट्रोक। तो पहली बात तो आपको पता है कि स्ट्रोक मतलब ब्रेन से रिलेटेड। हीट स्ट्रोक इज द मोस्ट सीरियस हीट रिलेटेड इलनेस। इट occurs when the body can no longer control its temperature. The body's temperature rises rapidly, the sweating mechanism fail and the body is unable to cool down. हीट स्ट्रोक कहने का मतलब क्या होगा कि बॉडी का जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है ना, आपको पता है कि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, मेडिकली पॉसिबल है, बट इन जनरल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, या कम नहीं होना चाहिए। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने का मैकेनिज्म फेल हो जाए और बॉडी अपने टेम्परेचर को कंट्रोल ना कर पाए, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इट अकर्स व्हेन द बॉडी कैन नो लॉन्गर कंट्रोल इट्स टेम्परेचर। अगर बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, देन देयर आर चांसेस कि हीट स्ट्रोक आ जाए। When heat stroke occurs, the body temperature can rise up to 106 डिग्री फ़ारेनहाइट और हाइयर, उससे भी ज्यादा विदिन 10 to 15 मिनट्स। बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो, बुखार आता है तो क्या करते हैं हम लोग, 104 फ़ारेनहाइट या 103 आता है तो बोलते हैं कितना ज्यादा बुखार हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर 106 के भी पार हो सकता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जब भी बुखार हो तुरंत मेडिकेशन लेना चाहिए। सबसे पहला काम करना चाहिए कि आपका जो टेम्परेचर बढ़ रहा है बॉडी का, जो बुखार आ रहा है, यू हैव टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। क्योंकि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस एब्रप्टली, फॉर एग्जांपल 105 106, तो हीट स्ट्रोक हो जाएगा, और उस केस में अगेन सर्वाइवल विल बी वेरी डिफिकल्ट। हीट स्ट्रोक कैन कॉज परमानेंट डिसेबिलिटी और डेथ इफ द पर्सन डज नॉट रिसीव इमरजेंसी ट्रीटमेंट। अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिला तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो हीट स्ट्रोक रिलेटेड है किससे, ब्रेन से रिलेटेड होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, इसमें बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब बॉडी का जो खुद का मैकेनिज्म है टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, दैट विल नॉट बी एबल टू वर्क, वो काम नहीं कर पाएगा।
जो खुद का मैकेनिज्म है, करेक्ट। हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या क्या है? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक? कंफ्यूजन, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, स्लर्ड स्पीच, लॉस ऑफ अनकॉन्शियसनेस या कोमा में चला गया, हॉट ड्राई स्किन और प्रोफ्यूज स्वेटिंग। अब समझ रहे, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो स्किन बहुत ड्राई हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। वेरी हाई ब्लड बॉडी टेम्परेचर, आप जान ही रहे हो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फैटल इफ ट्रीटमेंट इज डिलेड, अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना? क्या क्या हेल्प वो लेना है? स्टेप्स टू ट्रीट अ वर्कर विद द हीट स्ट्रोक, अगर हीट स्ट्रोक पड़ गया है तो क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको बताया है कि इमरजेंसी को कॉल करना तो है ही है किसी भी हालत में। स्टे विद द वर्कर्स अंटिल इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज अराइव। मूव द वर्कर टू अ शेडेड कूल एरिया, सही बात है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जा रहा है बॉडी का, सबसे पहले काम करो ऐसा कि वो थोड़ा ठंडा जगह पे लेके आओ, जहां पे धूप से हटाओ, क्योंकि टेम्परेचर ही तो बढ़ रहा है ना, मतलब टेम्परेचर कम कर रहा है। इंपॉर्टेंट काम क्या है? हीट स्ट्रोक हुआ, आपको पता है हीट स्ट्रोक में टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा होगा, सबसे पहला काम करना है कि टेम्परेचर को कम करना। कूल द वर्कर क्विकली यूजिंग द फॉलोइंग मेथड, और ऑफ कोर्स आप जान रहे हो टेम्परेचर को कम करना है, क्या करोगे? विथ कोल्ड वाटर और आइस बाथ, कोल्ड वाटर पानी डाल दो उसके ऊपर, या और ठंडा पानी डाल दो, स्किन को ठंडा कर दो। प्लेस कोल्ड विथ क्लॉथ ऑन द स्किन, अब किसी भी हालत में टेम्परेचर कम करना है, अब इसके लिए आप समझ रहे हो क्या करना पड़ेगा? सोक क्लॉथिंग विथ कूल वाटर, सर्कुलेट द एयर अराउंड द वर्कर टू स्पीड कूलिंग, समझ रहे हो, ठंडा करना है किसी भी हालत में। प्लेस कोल्ड वेट क्लॉथ और आइस ऑन द हेड एंड नेक, आर्मपिट एंड ग्रोइन, और सोक द क्लॉथिंग विथ कूल वाटर। अल्टीमेटली क्या है? हीट स्ट्रोक हो गया तो टेम्परेचर को कम करना है। इस अंडरस्टैंडिंग को आप बनाइए, बहुत, दिस अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन। Okay, this understanding is very, very important to solve the question. In case of heat stroke, you have to reduce the body temperature. और उसके लिए आप इसमें से कोई सा भी काम कर सकते हो। पानी ठंडा क्लॉथ से भिगाओ, थोड़ा पानी डाल दो, आइस है तो आइस से थोड़ा ठंडा करो, बट टेम्परेचर को आपको कम करना ही पड़ेगा। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। अब इस बार दो चार क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। The first symptom of heat related illness is, the first symptom of heat related illness is heat exhaustion, heat cramps, heat stroke, all of these, none of these। और आपको बताना फर्स्ट सिम्टम, ये सारी चीजें हीट एग्जॉशन, अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट हीट एग्जॉशन, हीट क्रैम्प, हीट स्ट्रोक, ये सारी अलग अलग चीजें होती है। और आपसे मैं पूछ रहा हूँ फर्स्ट सिम्टम, तो ऑल ऑफ दीज तो आप टिक मत कीजिएगा। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, हीट क्रैम्प्स। सबसे पहले क्या होता है? हीट क्रैम्प्स होता है। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस इज हीट क्रैम्प्स। व्हाट इज हीट क्रैम्प्स आगे भी पढ़ेंगे। हीट क्रैम्प्स आर जनरली द अर्लीस्ट सिम्टम्स ऑफ हीट इलनेस। हीट क्रैम्प्स आर पेनफुल स्पैज्म इन द एब्डोमेन और लिम्स आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेनस वर्क, मतलब दर्द करने लगेगा। They occur when the temperature is high and the individual have been sweating profusely for a prolonged period. Okay, तो हीट रिलेटेड कोई भी इलनेस है उसका सबसे पहला क्या होता है? हीट क्रैम्प्स आता है। हीट क्रैम्प्स आएगा मतलब दर्द करने लगा, पेट दर्द करने लग गया, या कुछ ऐसी चीजें होने लगी, दैट इज द फर्स्ट सिम्टम। नाउ रीड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर इट। हीट स्ट्रोक इफेक्ट्स आर causes very high body temperature, hot red or dry skin, rapid weak pulse, shallow breathing, all of the above or none of the options। Okay, now this is an easy question. This is not a very difficult question, this is easy one. So in this case answer is D, all of the above। Okay, so heat stroke effects are all of these all are effects of heat stroke। Okay, these all are effect of heat stroke। Next question is, what is heart attack? What is heart attack? A heart attack is a medical emergency. A heart attack usually occurs when a blood clot blocks blood flow to the heart. A heart attack occurs when the flow of blood to the heart is severely reduced or blocked. The blockage is usually due to buildup of fat, cholesterol, and other substances in the heart arteries. All of these, none of these। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए बनाया ना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है डीजे में जनरली क्या करते हैं, पूछती है पूरा जो उनको मिल जाता है ना पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में क्या करते हैं वो सारी चीजें लिखते हैं।
Okay, so answer for this question is what? D. हार्ट अटैक, ये सारी चीजें हार्ट अटैक के बारे में ही लिखा हुआ है, तो ये समझने के लिए भी एक तरह से आप समझो कि थ्योरी के लिए भी मैंने ये क्वेश्चन को फ्रेम किया था. So this is the answer for this question, all of these. Which is not a symptom of heart attack? Which is not a symptom of heart attack? Chain pest, chest pain, red hot or dry skin, pale or bluish in color, profuse sweating, either A and C. This question has been asked by DGMS. DGMS ने ये क्वेश्चन पूछा है. Not a symptom of heart attack. कौन इसमें से हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं है? Right, so answer is of course B. रेड हॉट और ड्राई स्किन, क्योंकि आपको पता है कि जो रेड हॉट ड्राई स्किन जो होता है वो आपका किसका सिम्टम होता है? हीट स्ट्रोक का होता है, मुझे जस्ट बताया आपको. ओके, सो आंसर इज बी. आंसर इज बी बिकॉज दिस इज अ सिम्टम ऑफ हीट स्ट्रोक, नॉट हार्ट अटैक. नॉट हार्ट अटैक. ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हीट स्ट्रोक इफेक्ट्स आर causes very high body temperature, hot red or dry skin, rapid weak pulse, shallow breathing, all of the above, none of the options. ये भी डीजी में से क्वेश्चन पूछा हुआ है. आपको बताना है हीट स्ट्रोक का इफेक्ट क्या होता है. देखो, जैसे आपको मैंने बताया था ना मैनेजमेंट के केस में, और इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा एप्लीकेबल था आपका जनरल सेफ्टी के केस में भी, यहां पे भी ये एप्लीकेबल है कि अगर डीजीएमएस क्वेश्चन पूछे फर्स्ट एड के केस में और ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन दिखे, तो फिर से 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स यू विल बी एबल टू करेक्ट इट. ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज अगर दिखे ऑप्शन तो टिक करके आ जाइएगा. अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं आता है तो there will be high chances that your answers are correct if you tick all of these. Okay, so answer for this question is of course all of these.